औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 17 में खुशामदीद। इंडिविजुअल वेल्थ स्टेटमेंट को हम हल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है इसका, जिसमें हम वेल्थ स्टेटमेंट का इब्तिदाइया समझ चुके हैं आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 17 में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट की जाती है। चलें पहले बनाने का तरीका आते हैं। मेरे पास डेटा है कुछ रफ लिखा हुआ, देखें। लिस्ट ऑफ एसेट्स है मेरे पास 2017 30/6/2017, और मैं जो वेल्थ स्टेटमेंट बनाना जा रहा हूँ वो 2018 की है। 2018 की वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए लाजमी है कि आपके पास 30 जून, पिछले वाले 30 जून के लिस्ट ऑफ एसेट लाजमी होने चाहिए। उसमें कोई भी किसी टाइप का एसेट जो उसके नाम लगा है, मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, वो सारे के सारे एसेट उससे पकड़ लें अपने क्लाइंट से, और 30 जून को जो बैंक स्टेटमेंट की सूरत हाल है वो भी देख लें कि 30 जून का बैलेंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो है, ड्यूरिंग द ईयर में जो आपके बैलेंसेस हैं वो लाजमी आपके पास होने चाहिए। उसमें क्या होगा, उसमें अखराजात और इनकम, चार चीज़ें होनी चाहिए। इनकम्स, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट। अच्छा, जो तो है हर तरह का लेन देन जो उसने साल के दरमियान में किया हुआ, ये उससे पूछना है। मिसाल के तौर पर साल के दरमियान में जो बच्चों की एजुकेशन के अखराजात हुए हैं वो उससे रसीदें ले लें। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो हाउस होल्ड खर्चे हैं वो देख लें, जितना लेविश वो ज़िंदगी बसर करता है उस हिसाब से हाउस होल्ड खर्चे डाल दें। ड्राइंग है, ड्राइंग फॉर्म ये अगर कोई किसी एओपी का मेंबर है तो वहाँ से कोई ड्राइंग भी आई होगी, वो ड्राइंग भी डाल लेंगे। प्रॉफिट शेयर फॉर द ईयर, वहाँ जहाँ पर एओपी में वो मेंबर है वहाँ पर जो उसका प्रॉफिट है जो उसको मिला होगा वो देख लें, वो उसके कंपनी के लेजर से मिल जाएगा। साल के दरमियान में कार सेल आउट की है या कोई परचेज की है वो देख लें। एग्री एग्री इनकम है कोई, वो देख लें। फॉरेन रेमिटेंसेस है वो देख लें। सैलरी इनकम है, न्यू परचेज कोई गाड़ी या ट्रक है वो देख लें। और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इन फर्म एज ऑन 30 जून 2018 2 मिलियन है, 20 लाख। वहाँ पर कंपनी में इसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह का डेटा होगा उसके पास। चले मैं इसको पुट करके दिखाता हूँ। देखिए, वेल्थ स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं कैश रिकॉन्सिलिएशन, एक हिस्से को कैश रिकॉन्सिलिएशन कहा जाता है, जिसमें कैश को रिकॉन्साइल किया जाता है। दूसरा हिस्सा है दूसरा हिस्सा है उसको वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ वेल्थ को रिकॉन्साइल किया जाता है। अब ये जो पहला हिस्सा है जिसको कैश रिकॉन्सिलिएशन कहा जाता है, इसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट, जस्ट ये दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। कैश रिसीट से मुराद ये है कि साल के दरमियान में कोई भी आने वाला पैसा उसके पास पैसा आता है वो कैश रिसीट कहलाता है। और कैश पेमेंट से मुराद ये है कि साल के दरमियान में, मुतलका साल के दरमियान में जितनी भी उसने पेमेंट्स की हैं वो सारी की सारी कैश पेमेंट कहलाएंगी। अब यहाँ पर एक नोट मुलाहजा फरमाएं, वो ये है कि हो सकता है आपने 10 लाख रुपया आउट किया हो अपनी पॉकेट से और किसी बंदे को दिया हो। मुमकिन है वो लोन दिया हो आपने, वो खर्चा ना हो आपका, लेकिन यहाँ पर आप लोन को भी यहाँ पर पेमेंट कंसीडर करेंगे। हर आने वाली जेब में आने वाली चीज़ वो रिसीट होती है, और जो जेब से आउट होने वाली चीज़ पेमेंट होती है। रिगार्डलेस कि वो खर्चा था या नहीं था, वो लोन दिया था किसी को एडवांस दिया था, वापस मिलना है, जो भी है। आपने कैश रिकॉन्सिलेशन में कैश को रिकॉन्साइल करते वक्त हर तरह का कैश जो जेब में आया, चाहे वो एडवांस या लोन किसी ने आपको दिया, वो आपने रिसीट डाल लेनी है यहाँ पर। और जो पेमेंट करनी है आपने साल के दरमियान में जितने भी पे आउट्स किए, चाहे किसी को लोन दिए, चाहे एडवांस दिए, चाहे सिक्योरिटी दी है, चाहे व्हाट्सएवर, चाहे वापस में मिल जाने पैसे, लेकिन एक दफ़ा पे हो गए
वो कैश रिकॉन्सिलिएशन में आते हैं। चलें जी, हम ये जो गिवन डेटा है इसको देखते हुए हम देखते हैं कि कैश रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि साल के शुरू में उसके पास कैश या बैंक की क्या सूरत हाल थी। ये आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगी। बैंक स्टेटमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर उससे उसकी लेंगे तो फिर ये होगा कि बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वही इसका 30 जून का बैलेंस होता है, यानी कि यकम जुलाई को भी वही होगा। तो आप जो ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर की, यानी कि ये 2018 की वेल्थ स्टेटमेंट अगर बन रही है तो 2018 की वेल्थ स्टेटमेंट को बनाते हुए आप 2000 यकम जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक की बैंक स्टेटमेंट उससे मंगवाएंगे, जिसमें यकम जुलाई 2017 का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आएगा ओपनिंग साल के शुरू में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक का ही बैलेंस हो। पहले साल की जो वेल्थ स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसमें आप अपनी मर्जी से काफी ज्यादा कैश, रीजनेबल कैश और बैंक लिख सकते हैं। अब फर्ज करें उसकी अगर बैंक में पैसे पड़े हुए थे 10 लाख, तो मैं उसको 25 लाख लिखने लगा तो 15 लाख रुपया कैश इन हैंड प्राइस बोर्ड की शेप में। अब ये तो हम अपनी मर्जी से, मैं ये नहीं डाल सकता, मैं तो एक सवाल हल कर रहा हूँ। तो सवाल में देखेंगे अब 2030 जून को 2017 को जो उसका डेटा था वो ये है। इस पर एक एक में निशान लगाता जाता हूँ। कैश इन हैंड एंड बैंक में 5 लाख पड़े हुए थे, मैं 5 लाख इसमें डालने लगा हूँ। 5 लाख इसमें मैंने डाल दिया और अब रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान में जितने भी पैसे वसूल हुए हैं रिगार्डलेस के वो उसकी इनकम थी, ये कंसीडर करते वक्त हम उसकी रिसीट डालेंगे। देखें जी, रिसीट उसकी एजुकेशन एक्सपेंस है, ये पेमेंट है। चले मैं पेमेंट डाल देता हूँ, साथ साथ लिखते जाते हैं, एक निशान भी लगाते हैं। एजू एक्सपेंस है 380, तो पेमेंट्स में आएंगे यहाँ पर 3,80,000। अच्छा, उसके बाद हाउस होल्ड खर्चे हैं 2.5 लाख रुपया। ड्यूरिंग द ईयर का डेटा ये सारा 2.5 लाख में पेमेंट डालता हूँ। हाउस होल्ड खर्चे 2,50,000। अब आगे चलते हैं। ड्राइंग फ्रॉम द फर्म, ये पैसे वसूल किए हैं अपनी फर्म से। एओपी में जहां मेंबर था तो 5 लाख रुपए आए हैं, तो रसीद डालेंगे। 5 लाख रुपया। आगे चलते हैं। प्रॉफिट शेयर फॉर द ईयर, इसके बारे में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ये प्रॉफिट शेयर आया है तो रसीट है। ये रसीट नहीं है, ये उसको क्रेडिट दिया गया है कि आपका इस साल में इतना प्रॉफिट आया है। ये उसका एओपी के जो उसकी कंपनी है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म, जिसमें वो पार्टनर है, उसमें उसको बताया गया है कि 7.5 लाख इस दफा कंपनी ने जो मुनाफा कमाया उसमें 7.5 लाख आपका शेयर आया है। वो शेयर उसको मिला नहीं है, उसको सिर्फ बताया गया, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया। ये अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है, ये लेजर अकाउंट है, ठीक है, जिसमें हिसाब किताब के हवाले से उसको बताया गया कि 7.5 लाख रुपया प्रॉफिट आया। जो उसने पैसे ड्रा किए वो ये हैं, ये उसके अकाउंट में उन्होंने इंक्रीज कर दिए, क्रेडिट दिया, लेकिन ये पैसों में क्रेडिट नहीं दिया। ये हिसाबी तरीके से उसको बताया है क्या हमारे हिसाब के मुताबिक आपका अकाउंट 7.5 लाख से इंक्रीज कर चुका है, आपकी कंपनी ने आपको मुनाफा क्रेडिट किया है। जरूरी नहीं कि पैसों में पे किया हो, पैसों में भी हो सकता है। पैसों में जो मिलेगा वो ड्राइंग कहलाएगी। आगे चलते हैं। सेल ऑफ कार, जब कार को सेल आउट करते हैं तो रसीद आती है। रसीट ऑफ कार, 10 लाख की कार बेची तो 10 लाख तो आया। अच्छा, आगे है एग्री इनकम। एग्री इनकम ये है कि आपका 80,000 रुपीज एग्री इनकम आपने कमाई है, तो वो एग्री इनकम आपकी रिसीट हुई है।
पैसे मिले भी होंगे, जाहिर है, ऑब्वियसली। फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, बाहर के ममालिक से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो बाहर पैसे भी आए हैं, रिसीव भी हुई है 10 लाख रुपया। दस लाख रुपया आया है, मैं 10 लाख की सीट डाल रहा हूँ, ये भी डाल दी। आगे सैलरी इनकम देखते हैं। सैलरी इनकम है 10 लाख रुपया, वो भी हमारी रिसीट है। इनकम रिसीट, इनकम देख लेते हैं। दस लाख रुपया। और देखते हैं कि कोई रिसीट हो, कोई पेमेंट हो, वो देख लेते हैं। न्यू कार परचेज की है 9,50,000 की। $9,50,000 है गालबन। अब ये देखिए, मैंने इसमें डेटा पुट करता गया और मैं साथ साथ में बताता भी गया आपको। ये सारी मैंने रिकमेंड डाल दी और मेरी ये डेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने पहला हिस्सा वेल्थ स्टेटमेंट का मुकम्मल कर लिया है, जिसका नाम है कैश रिकॉन्सिलेशन, जिसमें मैंने ओपनिंग कैश इन हैंड डाला और उसमें जो कैश रिसीट है ड्यूरिंग द ईयर वो मैंने डाली और मैंने लेस पेमेंट कर दी। अब मेरे पास जो कैश क्लोजिंग आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। पहले तो उनके लिंक चेक करने होंगे हमें, आया कि दुरुस्त काम कर रहे हैं, और फिर लिंक चेक करने के बाद ठीक है जी, हुआ क्या कि मैंने कैश इन हैंड को इसके साथ जमा किया, रसीद के साथ 3580 और 5 लाख, तो ये 4080 बन गया। 4080 में से 1580 निकाल दिए तो 25 लाख बाकी बचा। ठीक है, अब आते हैं कि वेल्थ रिकॉन्सिलेशन के ऊपर, कि हम अपनी वेल्थ को रिकॉन्साइल करने जा रहे हैं। उससे सबसे पहला स्टेप ये है हमारे पास कि हम लिस्ट ऑफ एसेट पिछले पुराने साल के लिखने शुरू कर दें। चलें, जो भी लिस्ट ऑफ एसेट है मैं सबको कॉपी करके यहाँ पर लिखना स्टार्ट करने लगा। चलिए जी, मैंने ये सारे लिस्ट ऑफ एसेट कॉपी कर लिए हैं। आमतौर पर इस तरह होता है कि कैश इन हैंड एंड बैंक ये लास्ट में आता है, ये लास्ट में दिया हुआ है तो बस ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आस्ता आस्ता कार के ऊपर। 8.5 लाख कार चलेगी हमारी। हाउस होल्ड हाउस है डीएचए में, वो देखते हैं 2017 में कितने कितने का था। 4.5 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म पिछले साल के क्लोजिंग पर कितनी थी? 15 लाख। ट्रक कितने का था? 21 लाख। ज्वेलरी जो है वो जितनी मर्जी लिखें, लेकिन रीजनेबल अमाउंट से, लेकिन उसकी वैल्यू 0 लिखनी होती है। जब हम कैश करवाएंगे, उसको बेचेंगे, तो उस वक्त सारा कैपिटल गेन हासिल कर लेंगे। अच्छा, ज्वेलरी के बाद प्लॉट बहरिया टाउन 4 करोड़। कैश इन हैंड
5 लाख क्लोजिंग का, ये वाला 5। अच्छा जी, मैंने क्या है, सक्सेसफुली एंटर्ड कर दिए हैं लिस्ट ऑफ एसेट पुराने साल के। जिस साल का हम बना रहे हैं उस साल के नहीं बल्कि पुराने साल के मैंने सारे एंटर कर दिए, और उसका मैं टोटल चेक कर लेता हूँ। टोटल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस तरह करूंगा, आता हूँ 2018 पर और देखूंगा कि कोई नया अगर ऐड हुआ है एसेट तो उसको नया ऐड कर दूंगा, और अगर पुराना कोई डिलीट हुआ है तो उसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा। कार देखता हूँ, कार यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, कार बेच दी थी उन्होंने, 0। ठीक है। हाउस है, ये रिपीट हुआ है, इसको रिपीट कर दें। फर्नीचर एंड फिक्सचर वैसे का वैसा ही आएगा, दोबारा फिर रिपीट हो गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करते हैं अभी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि ओपनिंग कितनी थी। ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में कैपिटल कितना था? साल के शुरू में कैपिटल ये था 15 लाख। अब साल के, ये तो शुरू में था, अब साल के दरमियान में ये प्रॉफिट हुआ है और ये ड्राइंग हुई। एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है आपको बताया अभी मैंने, ऊपर आया 7.5 लाख। साढ़े सात लाख इसका प्रॉफिट आया है, और लेस कर देते हैं हम ड्राइंग। ड्यूरिंग द ईयर जितनी हमने ड्राइंग ली है हम उसको बता देते हैं कि जनाब हमने ले ली, लेस 5 लाख। अब देखते हैं कि क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। लेकिन ठहरिए कि क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो हमें उसने ऑलरेडी दी हुई है, वो देख लेते हैं क्या दी है। उसने जी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में नोट दिया हुआ कि 20 लाख है। चले 20 लाख हम वैसे ही हाथ से लिख लेते हैं। ये जी 20 लाख हम हाथ से लिखने जा रहे थे, ये 20 लाख हाथ से लिख ली मैंने। अब देखते हैं कि इन सब का टोटल क्या 20 लाख आता है। इसका 17.5 लाख आया, 17,50,000। इससे मुराद ये है कि इसको 20 लाख करने के लिए, ये 17,50,000 है, 20 लाख करने के लिए मुझे इसमें 2.5 लाख और एंटर करना है। 2,50,000 इसको एंटर करेंगे तो 20 लाख पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मैंने फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया ड्यूरिंग द ईयर, जो कि मैंने बैलेंस करके निकाल दिया। अगर मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2.5 लाख का, इससे मुराद ये कि मैंने पेमेंट भी की है, लिहाजा मुझे एक और पेमेंट फाइंड हो गई। यहाँ मैंने एक और पेमेंट लिखनी है, कैपिटल ₹2.5 लाख। अच्छा, ये नहीं, हमारे पास एक पेमेंट आई थी। अच्छा जी, अब क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 20 लाख है चूंकि, तो यहाँ अब मैं 20 लाख लिखने लगा। चले जी, ट्रक है, ट्रक वैसे रिपीट होगा जो पिछले साल है, अब भी वैसे ही। ठीक है। अब और आते हैं आगे, ज्वेलरी है फिर 0, ऑर्नामेंट्स वगैरह को 0 कर देते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी लाजमी लिखते हैं, जैसे 100 तोला लिखा है। प्लॉट बहरिया टाउन देखे, रिमूव तो नहीं हुआ।
उसको नहीं सेल आउट किया, वैसे ही चल रहा है। अब देखते हैं और कुछ लिया, और कुछ आ जाएगा। एक तो लिया उन्होंने न्यू कार परचेज की है, ये वाली, एक ये नया एसेट है, चलेंगे। एक न्यू कार ही परचेज की है 950 की, यहाँ पर लिख देते हैं न्यू कार। पहले 0 थी पिछले साल, अब 9,50,000 की नई एंटर हुई है। ठीक हो गया जी, इसमें एक नई कार एंटर्ड हुई है। इसके अलावा और कोई चीज, न्यू कार सैलरी, कहीं और तो कोई चीज नहीं लग रही कि साल के दरमियान में कुछ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कैश इन हैंड एंड प्राइस बॉन्ड वगैरह वो लिखना पड़ेगा। ये वही होगा जो कैश रिकॉन्सिलेशन का क्लोजिंग कैश इन हैंड होगा। ये कैश रिकॉन्सिलेशन है, इसमें जो क्लोज हुआ है ये यही यहाँ पर लिखना है, मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन और क्विक वेल्थ रिकॉन्सिलेशन पर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी जो हमारा, अच्छा इसमें पहले मैंने बताया था आपको कैश रिकॉन्सिलेशन में पहले वाली जो पहला पार्ट किया उसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स आती हैं, जैसे हर तरह का पैसा आने वाला और हर तरह का पैसा जाने वाला। लेकिन ये जो हमारा अब पार्ट स्टार्ट हुआ है इसमें हम ये करते हैं कि सिर्फ इनकम को यहाँ लिखेंगे और सिर्फ एक्सपेंडिचर को यहाँ पर लिखेंगे। इनकम क्या है, वो चीज जो परमानेंट इजाफा करती है। मिसाल के तौर पर अगर ये जैसे 7.5 लाख रुपया फर्म ने प्रॉफिट दिया है या रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी आया तो परमानेंट इजाफा है, जनरेट की इनकम में। लोन है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है इजाफा, और वो वापस भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये वापस ये ऐसी वो रकम है जो वापस नहीं करनी पड़ती और जो आपकी हो जाती है, आपके साथ एसोसिएट हो जाती है, न्यू जनरेशन होती है। इनकम में इजाफा, ऐसा इजाफा आपकी आमदन में पैसों का कि जो आपने किसी को वापस नहीं करना, वो आप ही का हो गया। चलें इनकम्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनकम ये हमने पाया कि ये ये खर्चा है। पहले इनकम को ये देखें, सेल ऑफ कार, 10 लाख की कार को सेल किया, 10 लाख है और है कितनी की चीज, 8.5 लाख की। 10 में से 8.5 निकाले तो 1.5 लाख बच गया। तो 1.5 लाख रुपए का परमानेंट इजाफा आपके पास है। ये अब आप ही की इनकम है, ये इनकम है असल में, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कार 1.5 लाख रुपया। ये पहली इनकम हमने फाउंड की। और कोई इनकम देखते हैं जो परमानेंट इजाफा है हमारी आमदन में, हमारे साथ ही रहना, वापस नहीं होना। इसके अलावा हमारे पास है प्रॉफिट शेयर फॉर द ईयर, ये परमानेंट हमारे पास ही रहना। प्रॉफिट शेयर हमारी कंपनी ने हमारे लिए कमाया, 7.5 लाख। अच्छा, इसके अलावा एग्री इनकम है, ये एग्री इनकम परमानेंट इजाफा है हमारे पास। इसके अलावा और इनकम देखते हैं अपन, फॉरेन रेमिटेंसेस 10 लाख,
बाहर के मुल्क से किसी ने पैसे भिजवाए, हमें परमानेंट हमारे हैं, अगर हमारे हैं तो ज़ाहिर है हमने तो उसको यही बताना है हमारे सैलरी इनकम 10 लाख, ये भी परमानेंट जनरेट हुई है, ये वापस नहीं किसी को करने, अपने जाती हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और है तो ढूंढ लेते हैं। इनकम, न्यू कार परचेज। अच्छा जी, इनकम और कोई नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं इनकम के अलावा अखराजात पर। ऐसे वो सारे अखराजात जो परमानेंट खर्चे होंगे, ऐसे वो हैं जो परमानेंटली आपकी जेब से पैसे निकल गए। अच्छा, इसमें वो कंसीडर नहीं करना जो एसेट बन गया आपका 1 साल से ज्यादा अरसे तक, जो आपके पास रहने हैं वो नहीं है इसमें। चलें जी, इसमें जो जाया गई हैं चीजें, वेस्टेज गई हैं, वो एक हाउस होल्ड खर्चे हैं। जो कि वेस्टेज गए हैं, इससे कोई चीज नहीं बन पाई हमारे पास है, कोई मेज कुर्सी ये वो, परमानेंट कोई प्लाट नहीं बना, ठीक है जी। पहला तो खर्चा हमने ये फाउंड किया, हाउस होल्ड 2.5 लाख का। एजुकेशन 380। और को खर्चा देखते हैं। एजुकेशन है, हाउस होल्ड है, ड्राइंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, सेल नहीं, एग्री ये वो, इसके अलावा और कोई भी किसी टाइप का कोई खर्चा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसका लिंक दुरुस्त कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको करते हैं इक्वल, और आखिरी मरहला उसका कि 2018 के टोटल एसेट है, वो आप बताएं कि वो कितने थे। उसको मैं लिंक लगा देता हूँ, ये 2018 के ये वाले हैं, ये वाले इस पर 18 के ये हैं। अच्छा, अब 17 पर आते हैं, 2017 के कौन से, 2017 के टोटल एसेट ये वाले। अब दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क है 23,50,000 रुपये, यानी कि 23,50,000 रुपये के दोनों का फर्क है। अच्छा, अब देखें कि टोटल इनकम जितनी भी है 29,80,000, और टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो 6,30,000 है। दोनों को लेस करें तो जो फर्क आता है 23,50,000 जो आया है, वो इसके इक्वल होगा जो पिछले साल की दौलत थी और जो इस साल की दौलत थी, दोनों का जो फर्क है आपस में, वो भी उतना ही होगा जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का माइनस करने से जवाब आएगा। तो ये हमारी है, अगर ये आपकी इक्वल होती है तो फिर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट दुरुस्त है, और अगर ये इक्वल नहीं होती तो फिर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट गलत है। तो ये थी हमारी वेल्थ स्टेटमेंट। अब हम इसी डेटा को अपलोड करेंगे अगले वीडियो में, देखिए इसको हम सेम आयरस में अपलोड करते हैं।